मैंने एक वादा किया है सबको कि मैं जौनपुर को विश्व का सबसे प्रसिद्ध जनपद बनाऊंगा। तो जब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो आपकी पत्नी जी जो खास करके डीएम है, पिताजी, माताजी कुछ आपको कहीं नहीं, बवाल नहीं काटी? कि सिर्फ दिल टूटा है, सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं। धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। आज हम जिस मेहमान के साथ आपको रूबरू करा रहे हैं, इनकी पहचान की जरूरत नहीं है कि अपनी पहचान खुद लेकर आए हुए हैं, किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक भैया मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। वैसे मैं जानता हूँ आपके पास बहुत ही कम समय होता है। अच्छा, मैं जरूर जानी चाहे थे क्योंकि जौनपुरिया में अवधी भाषा चलत है, का आप अवधी में हमसे बात कर सकते हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कैसे कि हम बचपन में तो हम हमने गांव जायल करेली, बट ओकरे बाद जब हमने बड़ा हो गए हाँ हाँ। तो ओकरे बाद बहुत कम हो गए अच्छा जाना। अच्छा। तो ज्यादातर हम ये मान के चले कि आपके और हमसे खड़ी हिंदी में बातचीत होए, हाँ लेकिन कोशिश किया जाए कि जौनपुर के जो लोकल लैंग्वेज है, कहीं की मातृभाषा में बात किया जाए, कोशिश किया जाए। हाँ हाँ, नहीं हम समझ तो कुल लेला, लेकिन हम बोल तो थोड़ा कम पाइला। कंपाइल है। हाँ चले, हमारे एक पहला सवाल है जोन, ये तो हमारा सवाल नहीं है, ये लोगन के सवाल है। आपकी जिंदगी इतनी बढ़िया चल रही थी, पिताजी पूर्व आईपीएस, आप स्वयं आईएएस थे, पत्नी भी आईएएस। मैंने देखा कि आपका पूरा परिवार प्रशासनिक सेवा में, इतनी बढ़िया जिंदगी चल रही थी। आप अचानक वापस क्यों चले आए इस जौनपुर के, वो भी पूर्वांचल का एक छोटा सा जिला है, तो बहुत बड़ा, लेकिन इसकी पहचान इतनी बड़ी नहीं है। उस कालीन में मैंने तो पढ़ा था कि सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी मुझे पहचान नहीं मिली। आप अचानक वापस जौनपुर क्यों चले आए? नहीं, जिंदगी बढ़िया चल रही थी का क्या मतलब है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिंदगी बढ़िया चल रही है? नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया चकाचौंध के पीछे भाग रही है। मानते हैं आप? बिल्कुल। पूरी दुनिया 900 सीट आती है आईएएस की, और मुझे नहीं लगता कि 9 लाख से कम फॉर्म पड़ते होंगे। पूरी दुनिया चकाचौंध के पीछे पड़ी है, और आप उसे छोड़ के चले आए हैं। आप जौनपुर वापसी किए, ऐसा क्यों? मैं भी चकाचौंध के पीछे भाग रहा हूँ ना। मैंने एक वादा किया है सबको कि मैं जौनपुर को विश्व का सबसे प्रसिद्ध जनपद बनाऊंगा। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश? पूरे विश्व, पूरे विश्व में? वर्ल्ड का। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध बनाऊंगा। ऐसा आपने कसम खाकर वापसी की है कि अब नहीं, भाई? कसम खाकर वापसी की नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जब मैंने वापस आया हूँ तब कसम खाया है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब हम ये मान के चली कि हमारा जौनपुर जो ना है आने वाले समय में विश्व में नंबर 1 जिला होने वाले में से। और अगले एक साल में, अगले एक साल में? अगले एक साल में, अभी हम 2024 में बैठे हैं। अच्छा 2025 फरवरी में जब हम बैठे होंगे अच्छा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जिला हो चुका होगा। ये बात की जरूर नोट करी है तू लोगन कि अगले एक साल में कि जौनपुर अपने आप में खुद की एक पहचान रहे, एकरे नाम से जाना जाए। एक दूसरा सवाल है, जौनपुर के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाए। अच्छा, एक दूसरा मेरा सवाल है, मैं देख पा रहा हूं जब से आप उतरे हैं इस्तीफा देकर, जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, और लगातार 24 आवर्स इंटू 7, और गजब की आपकी तरीके हैं। जैसे लग रहा है मेंस की कॉपी लिख रहे हैं जमीन पर। मैंने देखा कि फ्लाइट में 1000 की छूट दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, ड्रोन से छिड़काव कर रहे हैं। अक्सर मैंने किसी ऐसे नेता या फिर सेवाकार को नहीं देखा जैसे मैंने आपको देखा। ये आप मानो ऐसा लग रहा है किसी ने अवलोकन नहीं किया होगा। बहुत सारे पॉडकास्ट आपने दिया अब तक, किसी ने अवलोकन नहीं किया। जैसे लग रहा है कि आप जमीन पर मेंस की कॉपी लिख रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? रीज़न ये है कि जो मेरा एक्सपोजर है, जो मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, वहाँ से जो मुझे सीख मिली, जो मेरे संबंध बने, जो मेरे साथ लोग जुड़े, उन सब को मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा सपना है। और मेरा अपना जौनपुर, जो मेरे अपने लोग हैं, उन्होंने आज तक समृद्धि नहीं देखी है, प्रसिद्धि नहीं देखी है। अच्छा, संगठित होकर के तो ज़रूर रहे हैं। अच्छा। मैंने एक स्लोगन दिया है कि संगठित, समृद्ध और प्रसिद्ध जौनपुर। ये आपने कहा है? मैंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जौनपुर को ऐसा देखूं मैं। तो मैं सब लोगों से कह रहा हूं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी हमारे साथ में आएं। अच्छा। और जौनपुर को मिलजुल करके हाँ, संगठित, समृद्ध और प्रसिद्ध बनाते हैं। इसी की सेवा में आप जुटे हुए हैं? बिल्कुल, इसी सपने में जुटे हुए हैं।
अच्छा, वास्तव में आप मेंस की कॉपी लिख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने लिखा है लेकिन आप ज़मीन पर उतरे हुए हैं। मैं आपको बार बार स्टॉक कर रहा था कि एक्चुअल कर क्या रहे हैं, और ऐसा काहे किसी ने किया ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि मानो लग रहा है कि अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, आप युवाओं को मेंस की कॉपी लिखवा रहे हैं खूब लगातार। इसके पीछे का क्या रीज़न है? अभी कुछ शायद आपने थीम भी दिया है। मैंने देखा है हमेशा, अगर आप भी थोड़ा सा विश्लेषण करो, सोचो हाँ कि इस दुनिया में 192 देश हैं। हाँ कुछ देश विकसित हैं, कुछ विकास की ओर अग्रसर हैं, कुछ पिछड़े हुए हैं। ऐसा क्या कारण है? वहाँ पे भी हमारे जैसे ही लोग रह रहे हैं। जो विकसित देश है वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं, जो पिछड़े देश हैं वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं, और जो विकास की ओर अग्रसर हैं वहाँ पे भी हमारे जैसे ही लोग रह रहे हैं। ऐसा वो अलग क्या कर रहे हैं कि वो विकसित हो जा रहे हैं? जो पिछड़े हैं वो ऐसा अलग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर पा रहे हैं कि वो विकास नहीं कर पा रहे? तो कुछ तो एक कारण होगा ना जो लोगों को विकास होने से रोक रहा होगा। इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो वो जो छोटा सा सोच का फर्क है, अच्छा ओरिएंटेशन का फर्क है, दिशा का फर्क है, अच्छा। वो अगर आप फर्क ले आओगे तो आपको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। आज अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई जौनपुर को मैं बॉम्बे जैसा बना दूंगा, दिल्ली जैसा बना दूंगा, तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कह दूं कि न्यूयॉर्क जैसा बना दूंगा तो अकल्पनीय हो जाएगा, कि सवाल ही नहीं उठता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ कि सोचने में ऐसे मजाक जैसी बात लगेगी। हाँ, अक्सर लोग हंसते भी कि हैं। कैसी बातें करते हो। जब मैंने गणपति उत्सव कराया जौनपुर में। तो बाकी सब लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि भाई गणपति उत्सव तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज़ तो स्टार्स ही नहीं आएंगे कभी। हाँ। आज तक अभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं हुआ है। हाँ, तो कितने स्टार्स, तो जैसे हनी सिंह जी थे, उन्होंने उत्तर बहुत प्रदेश में सारे कहीं लोगों ने। परफॉर्म नहीं किया आज तक कभी। तो जौनपुर तो छोड़ ही दो कि जौनपुर क्यों आएंगे। तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार ये उनको बोला, मैंने कहा भाई जौनपुर आना है, तो कहते हैं अच्छा अच्छा राजस्थान में है। हाँ मैं कहा नहीं, राजस्थान में नहीं है भाई। तो कहते हैं ये तो सुना सुना ऐसा लग रहा है कि जौनपुर। मैंने कहा वो जोधपुर है, जौनपुर नहीं है। तो कहते हैं अच्छा तो ये जौनपुर कहाँ है? अच्छा तो मुझे बताना पड़ा। मैंने कहा भाई बनारस के बगल में है। कहते हैं अच्छा अच्छा बनारस के बगल में है। अच्छा, ऐसा पहचान देना पड़ता है कि बनारस के बगल में, आजमगढ़ के बगल में है। जौनपुर की आइडेंटिटी नहीं है। और इसकी आपने पहले ही बताया कि इसकी कसम मैंने खा लिया है कि बनाकर छोड़ेंगे अगले 1 सालों में। अब जैसे अब आजकल एक वो शो आ गया मिर्ज़ापुर, तो लोग कहते हैं अच्छा मिर्ज़ापुर के बगल में है। हाँ 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 सोचो, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ तो जौनपुर की अपनी अलग एक पहचान ही नहीं है। तो कितनी, और जबकि यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकले हैं। हाँ हाँ यहाँ से इतने लोग निकले हैं हाँ, जो कोई इतने माधोपट्टी बड़े गांव बड़े करके। उद्योगपति हैं जौनपुर के। कितने लोग बॉम्बे में बसे हुए हैं, कोई सिंगापुर में किसी का मॉल है, किसी का कुछ है। कितने बड़े बड़े लोग निकले हैं, लेकिन जौनपुर को कोई अपनी पहचान नहीं दे पाया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके लिए मेरे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भी जौनपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं नहीं, हम चाहता सभी हूँ। को शुभकामनाएं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग जौनपुर के हैं। जी तो जी सभी जी। लोगों को शुभकामनाएं। कम से कम हम बता पाएंगे कि हम जौनपुर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और कम से कम ऐसा हो कि मैंने वीडियो शूट किया था कि मैं अभिषेक सिंह के शहर से आता हूँ। अभिषेक अच्छा। सिंह, हाँ, ये बताया था वीडियो में कि मैं इस शहर से आता हूँ, क्योंकि आपका नाम ना ट्रेंड में चल रहा था। नहीं, एक दूसरा सवाल। हम सब जौनपुर शहर से आते हैं, कोई किसी के शहर से नहीं आता। मैं भी जौनपुर शहर से आता नहीं, हूँ। कभी कभार ये ऐसा होता है ना कि मैं अपने बाप के नाम से जाना जाता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले या फिर आज भी अपने बाप के नाम से जाना जाता हूँ, यार इनका लड़कियाँ हैं। जब आप कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया तो फिर आपके नाम से पिताजी जाना जाए, तब जान लीजिए पिताजी के नाम अब पिताजी की सीना चौड़ा हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है आपने कही, आपका भाव बहुत अच्छा है। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी इतना सा भी काम किया है हाँ कि लोग ऐसा बोलें कि वो मेरे शहर से आते हैं। वो अभी बहुत, अगर ऐसा मैं कर पाऊँ तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लिए। कि अगर बाकी लोग, शहर तो कभी मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा, वो तो मैं चाहूँगा भी नहीं कभी ऐसा हो। मैं हमेशा ऐसा ही चाहूँगा कि मैं जौनपुर के नाम से जाना ये तो जाऊँ। आपका बड़प्पन है। लेकिन अगर कभी कुछ लोग, मेरे छोटे भाई जैसे आप लोग हो, आप लोग अगर ये कहने के काबिल अपने आप को, मतलब मुझे इस काबिल समझो कि आप ये कहो, तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। नहीं नहीं, आपने वो फोड़ा है, आपने वो किया है, आप लोगों ने देखा हुआ है। आप जहाँ जाते हैं जौनपुर से भीड़ सा लग जाता है। एक दूसरा सवाल है, काहे कि हम मीडियम फैमिली से आई थे। जब आप IAS के इस्तीफा देते रहें, काहे कि भाई हम अगर इस्तीफा दे ही लागी थे कौनो 15,000 नौकरी के, तो हमारे बाबू माई और मेहरारू यानी पत्नी जी
भाई साहब जोन बगवाल होते हैं। तो जब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो आपकी पत्नी जी जो खास करके डीएम है, पिताजी, माताजी कुछ आपको कहीं नहीं बवाल नहीं काटी? देखो, मेरे पिताजी को तो हमने बताया ही नहीं। बताया ही नहीं? हाँ, हमें पता था कि बहुत बवाल होगा। तो पिताजी को तो बताया नहीं। माताजी बहुत सीधी हैं, तो माताजी को तो इस्तीफा देने के बाद बता दिया। अच्छा। उनको पहले भी थोड़ा सा बताया हुआ था कि हाँ, हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। तो जहाँ तक हमारी धर्म पत्नी जी का प्रश्न है, तो वो तो हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, और हमारी तैयारी करने से पहले ही जब हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त ही क्लियर था कि जीवन में क्या करना है आगे। ये पहले से पूर्व नियोजित था? तो पहले से पूर्व में से सोचा हुआ था कि कैसे। और आपसी एक ट्यूनिंग बहुत शानदार है। तो इसलिए उनको पता ही था। ये ज़रूर है कि जिस तरह से मैंने अपना करियर प्लान किया हुआ था, उस हिसाब से थोड़ी देर हो गई। मैं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया जैसा मैंने सोच रखा था। तो ये तो पता ही था। तो इसलिए, और उन्होंने ही मेरा इस्तीफा स्वयं टाइप किया। अच्छा, ये कहा कि मतलब बटे बहुत पहले से पूर्व नियोजित रहा। जब यानी भाभी जी, धर्मपत्नी जी तैयारी करत रही ना, भैया से मुलाकात की ना, ये पहले से प्लान रहा, हम लोगन जानत ना ही रहे। ये बात के खुलासा आज भैया स्वयं करत हैं। सलाम है। मैं देख पा रहा हूँ लगातार आप हेक्टिक का मेरे हिसाब से हो सकता है, आपके हिसाब से सेवा है। लगातार आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा हूँ। आप लगातार काम कर रहे हैं, रात को 12 बजे तक लोगों के बीच सेवा दे रहे हैं। अभी मैंने भी कितना बज रहा है? 12:30 बजे अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ रात दिन लगे हुए हैं, सिंचाई करवा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सुबह मैराथन में जा रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है कि मैं स्टॉक कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक कर रहा था। आप कर क्या रहे हैं? ये लगातार आप काम कर रहे हैं। आप कितने घंटे वास्तव में अभी सो पा रहे हैं? सही सही बताइएगा। देखो, अब मैं सोने का ऐसा काउंट नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन जब जितना मौका मिल जा रहा है। हाँ। अब जैसे सुबह 7 बजे हमारी बसें जाएंगी, अच्छा, निषाद रथ, तो मैं सबसे यात्रियों से मिलने जाना चाहता हूँ 7 बजे? हाँ, तो मैं 6 बजे पहुँचने की कोशिश करता हूँ हर दिन, कि सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँ और यात्रियों से मिलूँ, उनसे पूछूँ कैसा लग रहा है, आप जाना चाह रहे हैं, क्या क्या सोच के जा रहे हैं। और मेरा हर एक काम करने के पीछे मैं चाहता हूँ कि लोग समझें कि उसकी मंशा क्या है। मैं लोगों को सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं भेजना चाहता कि आप चले जाइए और अयोध्या घूम करके आ जाइए। हाँ हाँ हाँ। अगर आप जा रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा का कोई मकसद होना चाहिए। तो आप क्या भगवान श्री राम से कुछ सीख करके आ रहे हैं वहाँ पे जाके दर्शन जब कर रहे हैं? मैंने बहुत सोच समझ करके इसका नाम रखा है जौनपुर निषाद रथ, कि जब आप निषाद शब्द सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक जिज्ञासा आनी चाहिए कि इसका नाम निषाद रथ क्यों रखा गया। इसका नाम राम रथ भी तो हो सकता था, इसका नाम दशरथ रथ भी हो सकता था, इसका नाम अयोध्या रथ भी हो सकता था, लेकिन इसका नाम जौनपुर निषाद रथ क्यों रखा गया? अच्छा, मैं किसी पार्टी से प्रेरित हो गया था जब सुना था। तो यही सोच है। बहुत लोगों की ना बहुत अलग तरीके की सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप क्या सिर्फ जौनपुर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है, या जो लोग बाहर रह रहे हैं जौनपुर के उनके लिए नहीं है। ये जौनपुर की सेवा है। जौनपुर बड़े खुले दिल का, जब आप कहते हैं कि आप समृद्ध होंगे, संगठित होंगे, प्रसिद्ध होंगे, तो आप क्या बाहर के जनपद वालों को रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जौनपुर से ये सेवा शुरू हो रही है। अच्छा, आप अगर चाहते हो कि जौनपुर में आकर के आप इस बस में बैठ करके जाओ और आप दूसरे जनपद के हो, तो भाई ये जौनपुर की ओर से गिफ्ट समझ लो। सही तो है। ये हम छोटे दिल वाले थोड़ी हैं, बड़े दिल वाले हैं। बड़े दिल वाले हैं। कहीं जब से भी आपने सपना इतना बड़ा देख लिया कि भाई आपको जौनपुर को प्रसिद्ध बनाना, और आप बगल वाले जिले वालों को रोक दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो ये ऐसी सोच का नहीं है। फिर इसका नाम जौनपुर निषाद रथ क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोगों को पता चले, पहली चीज़ तो जौनपुर की तरफ से गिफ्ट है। अच्छा, सभी दर्शनार्थियों के लिए, चाहे वो जौनपुर के हों, चाहे जौनपुर चाहे के कहीं बाहर, के भी हों। चाहे जौनपुर के बाहर के भी हों, ये जौनपुर की तरफ से एक उनके लिए तोहफा है। फिर निषाद शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब जरूर बताएं आप। कि भगवान श्री राम से सबसे बड़ा सीख जो मिलती है, देखिए भगवान श्री राम हमारे लिए इतने आदर्श क्यों हैं? भारतवर्ष का राष्ट्र चरित्र हैं वो। अच्छा। भारतवर्ष के हर एक नागरिक का उत्तम चरित्र कैसा होना चाहिए, वो भगवान श्री राम में दिखता है।
पूरी अपने जीवन काल में उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा कहा नहीं, बुरा सोचा भी नहीं। कहने की बात तो दूर है, बुरा किया नहीं, कहा नहीं और सोचा भी नहीं। जी। ये कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा उन्होंने अपना जीवन काल निकाल दिया, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वनवास हुआ। आपको आज अगर आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई अगर आपसे बोले ठंड में कि जाओ एक गिलास पानी लेकर के आ जाओ, तो आप कितना बुरा बुरा कहते हैं उसको, रज़ाई में से निकलने का मन नहीं करता है। एक व्यक्ति को बोल दिया जाए कि भाई तुम अपना राजपाट छोड़ करके चले जाओ, 14 साल जाके वन में रहना, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा, और कोई उफ तक ना करे और चल दे, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सीखने योग्य बातें हैं। और उसके बाद आप देखो उनके साथ में उनके भाई चले जाते हैं, उनकी पत्नी चली जाती है, ये उन लोगों से सीखना चाहिए। तो वो चरित्र है, हम उस कल्चर से आते हैं, वो संस्कृति है हमारी। फिर आप जाते हैं तो केवट निषाद राज जी, वो आपकी नैया पार लगाते हैं जी, आप उनको प्रणाम करते हैं। फिर आप जाते हैं तो शबरी माता ने बेर जूठे करके रखे हुए हैं कि जी भगवान श्री राम आएंगे तो उनको खिलाऊंगी, आप उसको खा लेते हैं, किसी का जूठा बेर। यहाँ पे लोग जूठा पानी नहीं पीते, जी, आप जूठे बेर खा रहे हो। सही कहना, सही। तो ये जो चरित्र है, ये आप कैसे समझोगे? उस चरित्र के लोग आज अगर जात पात में विश्वास रख रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोगों पे लड़ाई कर रहे हैं, तो ये तो कितनी बड़ी विडंबना है कि भगवान श्री राम की धरती पे इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, लाइक आपने इसीलिए नाम जौनपुर निषाद रथ रखा है। तो जब निषाद के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निषाद का अर्थ क्या है और राम का अर्थ क्या है, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि भगवान श्री राम क्यों आदर्श हैं, क्यों उत्तम चरित्र हैं, क्यों वो अलग हैं, सबसे ज़्यादा उनका अनुसरण क्यों किया जाता है। तो वहाँ से आप कुछ सीख करके आएंगे। सिर्फ आप जाके पत्थर की मूर्ति पे हाथ जोड़ करके नहीं आ जाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे हैं आप, और इसलिए मैंने बस नहीं चलाई कि आप वहाँ जा करके सिर्फ नमस्कार करके चले आए बिना कुछ सीखे। वो तो आप वैसे भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, टीवी में भी देख सकते हैं ना। तो इतना आप अपना रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ सीख करके भी ना आए तो क्या फ़ायदा। हमने देखा आप आईएएस की नौकरी कर चुके हैं, आपने बीच में एक्टिंग भी किया है, कई गाने मैंने आपके सुने हैं। अब हम चार चक्कम गाना लगा के भाई साहब के सुनी थे, बीच में सन्नी लियोनी के भी साथ हम देखे हैं। अब आप सेवा में पूरी तरीके से उतर चुके हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि कुछ आप रोड मैप तैयार कर चुके हैं। वैसे पहले आप बता चुके हैं, भाभी जी से मैं पहले से जिक्र कर चुका हूं। तो अभी जो आपने जर्नी तैयार किया हुआ है हालिया में, क्योंकि लगातार 24 आवर्स इंटू 7 लगे हुए हैं, तो आप कुछ रोड मैप तैयार कर चुके हैं कि अभी भी कंफ्यूज हैं? देखो, आप इसको या तो कन्फ्यूजन कह लो, हाँ, या फिर आप इसको कह लो कि ये दिल मांगे मोर। तो मैंने जब से अपना होश संभाला है, तब से मुझे ऐसा लगा है कि जीवन को किसी परिभाषा से नहीं डिफाइन करना चाहिए, मतलब किसी प्रोफेशन से परिभाषित नहीं करना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि जी आप कौन हैं, तो अक्सर लोग उसका जवाब देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ। आप अपने प्रोफेशन से जवाब देते हैं जी, आप व्यक्तित्व से जवाब नहीं दे पाते जी, कि जी आप कौन है, जी मैं डॉक्टर हूँ, आप कौन है, जी मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, आप कौन है, जी मैं एक्टर हूँ, आप कौन है, जी मैं प्लेयर हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये हक है कि आप 2-3 प्रोफेशन ट्राई कर सकते हैं, और एक जीवन में एक प्रोफेशन ही ट्राई करके चला जाना, मुझे लगता है आपने जीवन अच्छे से जिया नहीं। और जो दिल है वो प्रोफेशंस के टर्म में नहीं सोचता। अच्छा, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, उसको नहीं पता कि भाई ये दूसरा प्रोफेशन है, ये दूसरा प्रोफेशन है, ये दूसरा प्रोफेशन है। उसको तो नहीं समझ आता, नहीं समझ आता। वो तो जैसे बच्चे होते हैं वैसे सोचता है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल इसी तर्ज पे कई एक्टर जैसे रवि किशन वगैरह हो गए, मनोज तिवारी भैया हो गए, ये लोग कई प्रोफेशन में जुटे हुए हैं। क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पिक्चर भी बना रहे हैं और सांसद भी हैं। शायद इसी तर्ज पर आप कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, और भी कुछ करना, और भी बहुत कुछ करना चाहिए, सिर्फ इतना ही क्यों। अच्छा, जितना ज्यादा आप कर सकें एक जीवन में। हाँ हाँ, जीवन तो बहुत कम है, करने के लिए तो बहुत कुछ है। जी, जितना ज्यादा कर सकें वो भी कम है। तो एक मतलब हम ये कह सके था भाई हम और कुछ गाना देख पाओ जरूर। हाँ बिल्कुल, गाने देखेंगे, फिल्म देखेंगे, विकास देखेंगे, प्रसिद्धि देखेंगे, समृद्धि देखेंगे,
प्यार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ये कहना है कि लोकसभा चुनाव सामने है 2024 का, इसके बाद भी आप रहेंगे ना कहाँ? यही जौनपुर में, जिस तरीके से आप लगे हैं? हम कहाँ जाएंगे? नहीं हम तो रहेंगे यहीं ना? रहेंगे। अभी तो मैंने आपको इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया है कि 2025 में आप देखिएगा, 2025 फरवरी में हम आप यहीं बैठेंगे। क्योंकि भैया मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जब लोकसभा चुनाव आता है या फिर विधानसभा चुनाव आता है तो लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं जिसको हिंट कर रहा हूँ या फिर जिसको देख पा रहा हूँ, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो आप रहेंगे ना? क्योंकि ये सेवा ना, लोग, एक लाइन है कि जब अवसर को लोग अधिकार समझने लगते हैं, जैसे आप अवसर दे रहे हैं लोगों को, स्कूटी दे रहे हैं, एस्से लिखवा रहे हैं, फ्री में बस चला रहे हैं, तो लोग इसको अधिकार समझने लगते हैं। और जब ये नहीं मिलता है ना तो चिड़चिड़ापन आता है बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो लोकसभा चुनाव के बाद भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी ना? देखो, मैंने तो आपसे कहा है कि मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य कब तक पूरा होगा मुझे खुद नहीं पता। अच्छा। तो पहले जो मैंने छोटा सा एक लक्ष्य रखा है कि अगले 1 वर्ष में जौनपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध उत्तम जनपद प्रदेश बनाना है। जौनपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जनपद बनाना। जी जी जी। तो सबसे पहले तो एक लक्ष्य पूरा करते हैं, उसके बाद फिर कहीं जाकर के उसकी टाइमलाइन निर्धारित की जाएगी कि संगठित, समृद्ध और प्रसिद्ध जी जी पूरे विश्व में कब तक बनाएंगे। फिर हम भारत के लिए टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, पहले उत्तर प्रदेश के लिए टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, फिर भारत के लिए, फिर विश्व के लिए। अच्छा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव शायद कुछ ऐसा सिनेरियो सुनने में आ रहा है, कयास या फिर सूत्रों के हवाले से। वो तो लोग कह रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने है और मैंने अभी अभी त्यागपत्र दिया है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं ऐसा। अच्छा, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, और अपना काम है करना। एक सवाल मेरा ये है कि ये सब जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे तो ना ही हम एक बाद में डरेंगे धबकई हैं, काहे का आपके पूरा परिवार प्रशासनिक सेवा में बटे। कहा है बदे भैया? हमें ऐसा लगा भाई जौनपुर वाले से पूछा जी। अरे तो हम हो तो जौनपुर के है ही भाई यार, लेकिन आपके रीच बड़ा लंबा है। जैसे हम बताए ना भाई, आप हालिया से आए हैं ससुराल से, घर परिवार पत्नी, सवाल पूछत है तेकरी मतलब नहीं। इसीलिए तो मैं आया हूँ कि सबकी रीच ऐसी हो जैसे मेरी रीच है। अच्छा, सबकी रीच लंबी होनी चाहिए ना। एक दिन मैंने तभी तो जौनपुर जाके प्रसिद्ध होगा, तभी तो समृद्ध होगा। अगर खाली अकेले मैं ही समृद्ध रहूंगा तो सब लोग कैसे समृद्ध रहेंगे? एक दिन मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने किसी मंच पे, वहीं मैं बैठा था, आप कह रहे थे कि पढ़ाई तो ठीक है लेकिन जिसमें जिसकी रुचि है, क्योंकि मैकडूवल ने कहा है रुचि और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें जिसकी रुचि है सिर्फ मुझे उसको मार्गदर्शन देना है, वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। आपकी ही लाइन थी। बिल्कुल। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो बहुत बेहतर है, जैसा कि आपने बोला हुआ है। उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही हो जाए। एक चीज़ बड़ी आपके बारे में कही जाती है कि आपकी मोहब्बत बड़ी फेमस है, और मैंने सुना है कि मोहब्बत को भुलाने के लिए आपने आईएएस को फोड़ा था। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये एपिसोड मेरी पत्नी देखेंगी। अच्छा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, इश्क पर कुछ 2 लाइन कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, इश्क पर कोई 2 लाइन। एक मैंने गाना किया था दिल तोड़ के, बी प्राक का गाना था, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। उसमें एक शेर बहुत अच्छा, जब वो गाना ख़त्म होता है कि सिर्फ दिल टूटा है, सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है, प्यार का किस्सा ख़त्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आजकल, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा ट्रेंड आ गया है, अभी 12th फेल भी आया इसी तर्ज पे। लोग आजकल लिव इन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, दूर से पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से, मैं जो बात कर रहा हूँ समझ पा रहे हैं शायद। बिल्कुल। इससे क्या कुछ एनर्जी मिलती है? और देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि क्या जोड़ी बनती है क्या नहीं बनती है मुझे नहीं पता है। कई लोग आबाद होते हैं, कई लोग बर्बाद होते हैं, और इस पर आपका क्या विचार है? देखो, ये ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी और की ज़िंदगी पे, कोई और किसी और की ज़िंदगी पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की इक्वेशन है। उनके बीच की इक्वेशन कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती, कितना दोनों लोग फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य के प्रति,
एग्ज़ाम निकालने का फंडा बहुत सिंपल है। अच्छा। एग्ज़ाम आपसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रिपरेशन डिमांड करता है कि जी जिस दिन आप एग्ज़ाम में आएँ उस दिन इतना अगर ऐसे हम बोलें तो इतनी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जी। अब इतनी प्रिपरेशन आप 1 साल में करते हैं, 6 महीने में करते हैं, 5 साल में करते हैं, 5 साल में भी नहीं कर पाते, ये आपके ऊपर है। आप लिव इन में रह के करते हैं, बिना लिव इन में रह के करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम तो बहुत डिस्पैशनेट है ना। एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आप कहाँ से रह करके आए हैं। एग्जामिनर तो देखेगा कि भाई इन्होंने आंसर्स ठीक से लिखे हैं कि नहीं, उस पर नंबर दे देगा। अब आपने उसके पीछे क्या किया है, कैसे किया है, वो आपका हेडेक है। नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है क्योंकि आपने इश्क बड़ा बेइंतहा किया है। अक्सर मैंने सुना है आपके बारे में, शादी भी आपने शायद लब कम अरेंज किया है, तो शायद सोचा बेहतर जवाब मिले युवाओं को, लेकिन आपने पूरा घुमा दिया है। नहीं तो नहीं, ये लड़के कैसे समझें कि इश्क करें या ना करें? देखो, जो जितनी शिद्दत से इश्क करता है उसको तैयार रहना चाहिए कि उतनी ज़ोर से दिल टूटेगा। अच्छा। तो अगर हिम्मत है अपना दिल तोड़वाने की तब तो कर लो, और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर मत करो। ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, और अगर दिल लगाओ भी तो ऐसा लगाओ कि यार दिल अगर टूटेगा तो जी नहीं पाएंगे, तब तो मज़ा है प्यार करने का। आपके साथ भी कुछ कहानी था, मैंने सुना सुसाइड करने का भी प्लान बना लिया था। मैंने तो बहुत कुछ झेला है जीवन में, बहुत। अच्छा। अक्सर मैं आपको देख पा रहा हूँ एक्टिंग वगैरह में। अच्छा, हमारा शकल सूरत कुछ ठीक दिखा बाटे, पता ना हम ठीक ठाक बोल रहे थे कि नहीं। हमारे एक बड़ा मनसा रहा था अक्सर कि हम यार एक्टिंग वैक्टिंग मिल जाए कुछ, जैसे हम अपने लगे पैसे दे दे चले, हमें पैसा वैसा ना चाहे का कब हम मौका दिवाई सकते हैं। ये मौका ना आप खुद ही दिला सकते हो अपने आप को। कैसी? जैसे देखो, मैं एक फ़िलॉसफी आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी समझ में आएगी। जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया है वो मैंने खुद से ही मांगा है। मैं कभी किसी से के पास मांगने नहीं गया, ना मैं कभी भगवान से मांगने गया कि भगवान मुझे ये सब कुछ दे दीजिए। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको भी कुछ चाहिए जीवन में तो आप अपने आप से मांगो, आप अपने आप को मनाओ। क्योंकि हमारी फिलॉसफी भी यही कहती है, हिंदू फिलॉसफी, कि भाई हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है, ईश्वर सबके अंदर वास करते हैं। तो जब आपके अंदर खुद में आप इतनी शक्ति रखते हो कि आप भी ईश्वर कहलाए जाते हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तभी कहा जाता है, तो आपके अंदर भी ईश्वर का वास है। तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो, अपने आप को समझो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप अपने आप को जो भी चाहो वो दे सको। अगर आप किसी के पास मांगने जाते हो तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप अपने आप को छोटा कर देते हो और आप ये मान लेते हो कि जी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ मिले, मैं कोई और मुझे देगा तभी मिलेगी। तो जब भी कुछ चाहिए तो आप ऐसा करो कि आप अपने अंदर की शक्तियों को इतना जागृत कर लो कि बंदा कहे कि यार अगर ये बंदा मेरे पास नहीं आएगा जी। तो फिर मेरा काम ही नहीं चलेगा। कुल मिला के हमें नहीं मिले वाला बा, सीधा सीधी बात। नहीं नहीं नहीं, घर फूंक तमाशा अपन हमें खुद देखे बाटे, हम सोचे भैया हमें दिवाई देंगे। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि आप अपने आप को बिल्कुल दिला लोगे। आप देखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अच्छा। इस शब्द का क्या मतलब है? हाँ। हमेशा कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो जो व्यक्ति खुद से हिम्मत दिखा के आगे बढ़ता है उसके बाद कायनात भी उसके पीछे चल देती है। बट जब आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर आप ये सोचोगे जी कायनात आएगी किसी दिन मुझे आगे लेकर के जाएगी, वो नहीं होगा। यदि आपकी आगे की जर्नी सफल रहती है और आप बहुत ऐसी कोई जगह पहुंच जाएं जहां आप उत्तरोत्तर परिवर्तन ला दें, क्योंकि स्किनर ने कहा है ऐसा ये लाइन, तो आप शिक्षा को लेकर क्या उत्तरोत्तर परिवर्तन लाएंगे युवाओं में? ये ना आपने बहुत सही सवाल पूछा है। अगर आप देखो तो जो सिविलाइजेशन, जो शब्द है सिविलाइजेशन, सभ्यता जिसको कहते हैं, सभ्यता क्या है कि एक इंसान पैदा होता है, आप उसको कुछ बातें समझाते हो कि जी हम सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं। वो जितना अच्छा अडेप्ट कर लेता है उतना ही सोसाइटी में ऊपर चढ़ जाता है। जितना कम अडेप्ट कर पाता है, उन बातों को जितना कम समझ पाता है, सोसाइटी में उतना ही नीचे रह जाता है वो। तो अगर आप देखें जो शब्द आया है गंवार, हाँ, गंवार शब्द का क्या मतलब है कि जी इनको समाज में रहने के कायदे नहीं पता,
इनको समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे नमस्ते किया जाता है, कैसे अदब से बोला जाता है, कभी गुस्सा भी आ जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, अपनी बात को कैसे रखा जाता है, ये सब नहीं पता। तो सिविलाइजेशन जो शब्द है, इसके बहुत बड़े मायने हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो सभ्यता। सभ्यता समझने के लिए सबसे अच्छी बात होती है शिक्षा। शिक्षा से ही आपको सभ्यता समझ में आती है। शिक्षा के और भी कई आयाम हैं। शिक्षा से आपको नॉलेज मिलती है, शिक्षा से आपको अपने प्रोफेशन में आप जो चाहें आप नौकरी कर सकते हैं। बट उन सब से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि आपको एक सभ्य समाज में रहने का तरीका समझाया जाता है, जिससे कि आपका जीवन अच्छे से चल सके। कहा कि मतलब शिक्षा का मतलब कि नौकरी ही अभी तो ना हो, तो शिक्षा का मतलब जीवन जीने की एक शैली पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौकरी पूरे जीवन में बहुत छोटा रोल है नौकरी का, लेकिन चूंकि जीवन यापन के लिए हमें पैसे चाहिए, हाँ। और पैसे के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो नौकरी है। इस वजह से हमारे दिमाग में नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस नौकरी पाने के बाद भी, पैसे घर में आने के बाद भी एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल क्या अच्छा होता है। तो जो सभ्य लोग हैं वो कैसे उसी पैसे को इस्तेमाल करके खुश रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, अपने अच्छे से रहते हैं, अपने परिवार को अच्छे से रखते हैं। कुछ लोग उसी पैसे के आने से कभी जुए में उड़ा देंगे, कभी किसी से लड़ाई झगड़े में उड़ा देंगे, कभी इधर उधर उड़ा देंगे, और फिर दोबारा से कर्जे में आ जाएंगे। कभी वो नौकरी भी चली जाएगी, वो भी छूट जाएगी, कभी अपने बॉस से लड़ाई कर लेंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी घर पे लड़ाई कर ली, घर पे लड़ाई कर ली तो घर का झगड़ा ऑफिस में पहुंच गया। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है सभ्यता से, कि हमें पता नहीं कि एक सभ्य समाज में रहा कैसे जाता है। जी जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा मैं मानता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए सभी के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ। आप अगर गांव में जाएंगे, अभी मुझे बहुत ख़राब लगा, आज ही मैं गया था किसी को स्कूटी देने बाइक देने के लिए। एक लड़के ने विकसित भारत चैलेंज प्रतियोगिता जीती है, तो 6 साल की लड़की थी। मैंने अच्छा। उससे पूछा कि बेटा, उसका नाम पप्पी है, तो मैंने बोला कि बेटा स्कूल जाते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो? कहती नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती। अरे, तो मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं जाते? तो फिर चैलेंज कैसे कैसे जीता? नहीं, वो नहीं जीती, मैं उसके घर पे गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत से बच्चे आ गए थे, अच्छा इकट्ठा हो अच्छा गए थे, तो वहाँ पे मेरे को मिली। तो कहती कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती। तो मैंने कहा भाई इनकी मम्मी कहाँ है, बुलाओ। तो उनकी मम्मी आई, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं जा रही है? तो कहती नहीं, हम तो मायके आए हुए हैं इसलिए नहीं जा रही। मैंने कहा ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ, जब आप ससुराल में थी तो क्यों नहीं जाती? बोली अभी अब एडमिशन कराएंगे। तो माँ बाप ही सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए, और वो शायद इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि पढ़ाई के, आपने पिछले कई वर्षों में देख लिया कि कई लोगों ने पढ़ाई करी, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिली, उनको कुछ हो नहीं पाया, तो लोग सोचते हैं पढ़ो ना पढ़ो बराबर है। तो इससे इसका कोई महत्व नहीं है जीवन में। अब वो महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी एजुकेशन का जो क्वालिटी लेवल है, जो स्तर है, वो काफ़ी नीचे है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप उत्तरोत्तर परिवर्तन क्या ला सकते हैं, क्या आपने विचार किया है इसके बारे में, यदि आप सही जगह पहुँचे? क्योंकि मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, किसी भी केंद्र या राज्य को लेकर ऊपर के 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे उस विभाग का मंत्री, शिक्षा मंत्री, उस विभाग का मुख्य सचिव या फिर अपर मुख्य सचिव, ये 3 क्रमशः बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन मैंने जो देखा हुआ है भैया कि जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है उसी को अपर मुख्य सचिव बना दिया जाता है, वो भले खाद्य विभाग से हो। आप मानते हैं इस बारे में? जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तरोत्तर परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा विभाग में आपको उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जिनके पास अनुभव हो। इस पर आपका क्या विचार है? देखो, जो आप बात कह रहे हो ना, लॉजिकली एकदम सही बात है, बट जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग का होगा तो उसको शिक्षा के बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं है। जो अनुभव लेकिन तो नहीं है। मैं बताता हूँ, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हम लोग हर एक विभाग में, लगभग हर एक विभाग में काम करके आते हैं। प्लस जब हम लोग कलेक्टर रहते हैं तो हम एक साथ कई विभाग को देखते रहते हैं। इस वजह से हमें हर एक विभाग का अनुभव हो जाता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये उनको अनुभव नहीं है। अनुभव है। प्लस जब आप शीर्ष स्थान पे बैठते हो
तो आपके नीचे पूरी की पूरी एक टेक्निकल टीम होती है। वो टेक्निकल टीम बहुत अच्छे से विभाग के बारे में जानती है। आपका काम ये होता है कि उस टेक्निकल टीम को सही दिशा में लेकर के जाना। तो अगर उस लॉजिक से चलोगे तो फिर कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता कभी, कि मुख्यमंत्री को तो किसी भी विभाग का अनुभव नहीं है, फिर वो पूरा राज्य कैसे चलाएगा जिसमें इतने ढेर सारे विभाग हैं। फिर कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता, फिर तो कोई सिर्फ हिंदुस्तान का छोड़ दो आप, फिर तो यूएस का भी कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसको पहले सारे विभाग घूमने पड़ेंगे। मैंने सुपीरियर और उत्तरोत्तर परिवर्तन पे ये सवाल किया है, ना कि ऐसा किया कि कोई अनपढ़ एक अच्छा प्रशासक नहीं बन सकता। नहीं, अनपढ़ की बात नहीं है, अभी आपने एक्सपीरियंस की बात कही, अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात नहीं है, कि एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस जितने भी लोग अगर चाहे पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं उनको भी अच्छा खासा अनुभव रहता है, जो प्रशासनिक फील्ड में उनको भी बहुत अच्छा खासा अनुभव है। अनुभव की कमी नहीं है, कमी है सोच की। जी, प्रॉब्लम यह है कि हम उस लेवल पे क्या सोच पा रहे हैं और क्या समाज को हम लेकर के जा पा रहे हैं, वो दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की, कि हम जो भी स्कीमें लागू हो रही हैं भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की या राज्य सरकारों की, वो जनता तक पहुँच नहीं पा रही हैं। उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्कीम्स क्या हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भारत सरकार ने पिछले 1.5-2 साल से लगातार ड्रोन्स को बहुत प्रमोट किया है। अच्छा, बहुत प्रमोट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन लोगों को तो पता नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये 2 प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि आपकी एक बोरी यूरिया को गायब करके, रिप्लेस करके आपको एक 500 ml की बोतल में दे देंगे उसके आधे दाम में। अच्छा, 500 ml में, आधे लीटर की बोतल में। जैसे एक बोरी डीएपी करीब 1350 रुपए का आता है। हाँ हाँ हाँ, एक बोरी डीएपी की जगह आप 500 ml की एक छोटी बोतल यूज कर सकते हो। अच्छा, उससे छिड़काव कर सकते हो, वो उससे ज्यादा इफेक्टिव होगी और वो बोतल सिर्फ 600 रुपए की आती है। अब बताओ, ये तो हमें खुद नहीं पता, तो किसाने कैसे पता? तब आप बताओ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात लोगों को पता नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस गैप को कैसे भरा जाए। ये लेकिन इसमें किसानों की गलती नहीं है। किस गलती? देखो, पहले तो ये जो शब्द है ना गलती, मैं इसमें गलती मैं मानता ही नहीं, किसी की भी गलती है। जी जी जी। बात यह है कि ये जिम्मेदारी फिक्स होगी कि भाई किसकी है जिम्मेदारी जी, कि वहां तक बात पहुंचाए। जी, जिम्मेदारी भारत सरकार की है, भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जी, तब भी बात नहीं पहुंच पा रही है। जी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है। इतने बड़े देश में जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, जहाँ पे आप सोचो लोग, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग तरीके की, आप 100 किलोमीटर जाओ तो भाषा बदल जाती है। जी, आपकी भोजपुरी में मेरी भोजपुरी में इतना अंतर है। मैं केराकत का रहने वाला हूँ, आप बदलापुर से आए हो जी, तो वो उस भोजपुरी में हम दोनों की आपस में एक जनपद में रहते हुए अंतर है। बोलियां बदल जाती हैं, कुछ बोलियां बदल जाती हैं, लोगों ने जानते हैं। ये कह रहे थे कि जब आप इस्तीफा दे दिए हैं तो फिर पैसा के लिए बड़ी समस्या होती है, तो कैसी मांगे थे? बाबू की मम्मी से कि धर्मपत्नी से? अभी तो देखो क्या है कि अभी तो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जब हो जाएगा तब देखा जाएगा कि भाई अब क्या होगा। अच्छा अच्छा। एक चीज लोगों ने जरूर जानना चाहते हैं, जब इस्तीफा दिया जाता है तो हमें कहा कुछ फंड मिले थे, ग्रेजुटी वगैरह मिले थे, कुछ पेंशन मिले थे, कुछ चीजें मिले थे हमें जीवन यापन करे खातिर? वो डिपेंड करता है कि आप जैसे अगर न्यू पेंशन स्कीम में है, हाँ, तो आपने जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया वही आपको मिलेगा। यानी कि जो मैंने एनपीएस में डाला हुआ है वो सिर्फ उतना ही मिलेगा? वो मिला है, हाँ। और अगर आप उसमें नहीं है तो फिर तो उसके पहले की जैसी योजना रही, मुझे नहीं पता क्या है उसमें। तो आप एनपीएस में रहे होंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, 2011-12 का सिलेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 8-10 साल कंट्रीब्यूट किए होंगे, तो फिर ज्यादा तो बना नहीं होगा। हाँ। तो फिर क्यों उस महंगाई पड़े? नहीं तो मैंने तो अपनी सेविंग की है भाई, मैंने पैसा उड़ाया थोड़ी, अपना पैसा बचाया हुआ है। अच्छा, पैसा बचा, मांगी जरूरत नहीं बैठे। ना, इतनी जल्दी थोड़ी, इतनी जल्दी मांगी जरूरत। इस वीडियो को देखने के बाद वैसे काफी लोग देख चुके होंगे, तो फिर देखेंगे, हमारा एक भौकाल बन जाए। तो कब हम जब वो अक्सर हमारे एक आदत में हेलमेट वेलमेट ना लगाए रही, ये खातिर हम 4 चक्कर चलत है अपन कैसे टूटई फुटई। ये वीडियो के रिलीज होने के बाद हमारा एक भौकाल बन जाए, हम दिखाऊ, ये देखा भैया हमार आईएएस से उठन बैठन बैठे,
हाँ तो कब हम जब फोन आए कि भैया देख हम बजाई छोड़वाए थे हमें, तो छोड़वाए दे हैं। हाँ 100%। देखो अब देखो तब तक तो हम आईएएस रहेंगे नहीं, जब तक फोन आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ भाई, हम भी आ जाएंगे वहीं पे जहाँ पे तुम्हारा चालान कटेगा, फिर हम दोनों लोग बैठ करके वहाँ पे चाय वाय पिया जाएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये प्रशासनिक सेवा में जब तक आप रहे, पत्नी भी रही, दोनों में बेहतर कौन प्रशासक के तौर पर रहा? आपका क्या पैरामीटर है? रहा नहीं रहेगा, वो हमारी पत्नी रहेंगी, पहले भी रही और आगे भी रहेंगी। नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैंने। हाँ। मैंने ये कहा कि प्रशासक कौन बेहतर रहा, आप रहे, ऐसा आपका मानना क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी ही रही पहले भी और अच्छा। आगे भी वही रहेंगी बेहतर प्रशासक। अच्छा अच्छा, आप ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपकी सीनियर रह चुकी हैं? सीनियर भी हैं और मेरी पत्नी है। अच्छा। उम्मीद करब लोगन की पॉडकास्ट पसंद आए होए, उम्मीद करब कि हमारे साथ लोगन बना रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुमूल्य समय हमें दिए। उम्मीद करूंगा कि बेहतर लगा होगा हमारे साथ। बिल्कुल, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कुछ सीखे होंगे। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, जो लोग ये देख रहे हैं, कि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है और बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत छोटा समय होता है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन बहुत लंबा है, लेकिन पलक झपकते बीत जाता है समय। तो समय की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, समय बिल्कुल नष्ट ना करें। और जीवन में जो मन में आया, आपके जो भी दिल करे आप उसको करिए। मैं हमेशा मानता हूँ कि दिल ऐसा होना चाहिए जैसे एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। अच्छा, जिसका जो भी मन करे अपने पिता से मांग ले कि भाई मेरे को ये चाहिए। और पिता कौन होगा? पिता है आपका दिमाग। तो दिमाग होना चाहिए रईस बाप की जैसे, अच्छा, जो अपने बेटे को किसी चीज़ के लिए मना ना करे। वो ये ना कहे कि अरे बेटा ये खिलौना है पापा, ये 1000 रुपये का, अरे बेटा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दिमाग कहेगा कि अगर 1000 रुपये का है तो मैं चाहे कैसे भी हो लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। तो अगर दिल कहे कि यार आज मेरे को एक्टर बनना है, तो दिमाग कहे चलो एक्टिंग सीखते हैं, एक्टिंग करते हैं। एक बात टोके भैया, देखिए आप बड़े घराने के हैं, मान लीजिए ऐसा, एक मिनट मान लीजिए। हाँ, हमसे जो परिवार सही ना, वो बहुत मीडियम परिवार सही। ये जो ना दिल और दिमाग के आप इक्वेशन बतावत है ना, तभी तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप बड़े घराने के होते तो फिर मेरे को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती ना। ये छोटे घराने के लोग ही, हाँ हाँ, देखो पहली चीज़ तो ये आपको जो गलतफहमी कि मैं बहुत बड़े घराने का हूँ, तो आप मेरा घर देख ही लिए हैं, मेरा परिवेश देख ही लिए हैं, तो आपको पता है। हाँ ये ज़रूर है कि मैं सबको लेकर के पूरे जौनपुर को बड़ा घराने का बना दूंगा मैं। जी ये 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया ही हुआ है। मैंने देखा भी है लगातार भैया जब से उतरे हुए हैं, और लगातार आप लोग भी देख रहे हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करिए भैया का, और लगातार आप देख पा रहे हैं 24/7 जुटे हुए हैं। आधी रात को फ़ोन करिए, इनके पास सेवा में तत्पर हाजिर हैं। मैं ऐसा पहला शख्सियत देखा हूँ भाई साहब, लगातार स्टॉक कर रहा हूँ जब से इस्तीफा दिए हैं। मंजूर हुआ हो या ना हुआ हो, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं जमीन पर। हाँ, ये कह रहा था भैया, जो आप दिल और दिमाग का इक्वेशन बता रहे हैं ना, एक्चुअली हमारे सब की है ना, जैसे अगर हम कह दे कि बाबू हमें नौकरी न करब और हमार मन करते भी करेंगे, नाचे गावे के या फिर कुछ करेंगे, तो भाई साहब बहुत लतियावत है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो अपने बाबू को नहीं बताना, अपने दिमाग को बताना है। तो जो अपने दिल की बात है वो अपने पिताजी से नहीं कहनी है, वो अपने से कहनी है, अपने यहाँ दिमाग से। ये है पिताजी। तो इनको बोलो कि पिताजी थोड़ा मेहनत करो और थोड़ी शक्ति लाओ अपने अंदर, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकूँ। तो अगर आपका मन कर रहा है आईएएस बनने का, तो पिताजी क्या करेंगे उसमें? ये पिताजी करेंगे, ये दिमाग लगाएंगे, ये पढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको रात भर जगाए रखेंगे, आपसे मेहनत कराएंगे। ये वाले पिताजी हैं। वो वाले पिताजी तो फिर अगर आप कह दोगे कि यार मेरे को एक्टर बनना है, मुझे इस्तीफा देना है, तो फिर कूट देंगे वो। है ना? तो उस पिताजी को नहीं कहना, यहाँ कहना है। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, चलिए। धन्यवाद।